नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंथ पार्क का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए के दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। खटीमा में लगभग 1 करोड़ रुपए से निर्मित कुष्ठ आश्रम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने और 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा पूर्ण होने की कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंथ पार्क का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए के दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। खटीमा में 1 करोड़ रुपए से निर्मित कुष्ठ आश्रम का कार्य भी पूर्ण हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने और 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ पर सिरौली कला और किच्छा क्षेत्र के विकास को लेकर झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेहड़ अल्पसंख्यकों को गुमराह करने और भाजपा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्ला ने आरोप लगाया कि तिलक राज बेहड़ ने अपने कार्यकाल में सिरौली कला, किच्छा और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते आज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ पर सिरौली कला और किच्छा क्षेत्र के विकास को लेकर झूठे और भ्रामक बयान देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेहड़ अल्पसंख्यकों को गुमराह करने और भाजपा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्ला ने आरोप लगाया कि तिलक राज बेहड़ ने अपने कार्यकाल में सिरौली कला, किच्छा और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते आज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। अठारह नवंबर को उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 18 नवंबर 1841 को नैनीताल की खोज ब्रिटिश शराब व्यापारी पीटर बैरन ने की थी, जिसके बाद नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। वहीं यहाँ जगह अंग्रेजों की पसंदीदा जगह थी, जिस वजह से नैनीताल को अंग्रेजों ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। अंग्रेजों ने यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। आजादी से लेकर अब तक इस शहर का लगातार विकास होता चला गया है। मौजूदा समय में नैनीताल देश के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में भी पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं। आपको बता दें कि 18 नवंबर को उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये 183वां जन्मदिन था नैनीताल का। 18 नवंबर 1841 को नैनीताल की खोज ब्रिटिश शराब व्यापारी पीटर बैरन ने की थी, जिसके बाद नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। वही यहाँ जगह अंग्रेजों की पसंदीदा जगह थी, जिस वजह से नैनीताल को अंग्रेजों ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था।
अंग्रेजों ने यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी करवाया था। आज़ादी से लेकर अब तक इस शहर का लगातार विकास होता चला गया है। मौजूदा समय में नैनीताल देश के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक नैनीताल सैर करने आते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में लगने वाले जाम और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उप जिलाधिकारी द्वारा मसूरी मॉल रोड पिक्चर पैलेस, घंटाघर और लंढौर बाजार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी गई और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर पुलिस को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। उप जिलाधिकारी कार्यालय में टैक्सी एसोसिएशन, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं टैक्सी यूनियन को निर्देशित किया गया है कि अपने वाहनों को निर्धारित स्थल पर ही पार्क करें। साथ ही टैक्सी स्कूटी चालकों द्वारा शहर की चौक चौराहों पर स्कूटी खड़ी करने पर लगने वाले जाम को लेकर पुलिस को सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पर्यटन नगरी मसूरी में लगने वाले जाम और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उप जिलाधिकारी द्वारा मसूरी मॉल रोड पिक्चर पैलेस, घंटाघर और लंढौर बाजार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी गई और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर पुलिस को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश मिले हैं। उप जिलाधिकारी कार्यालय में टैक्सी एसोसिएशन, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं टैक्सी यूनियन को निर्देशित किया गया कि अपने वाहनों को निर्धारित स्थल पर ही पार्क करें। साथ ही टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा शहर की चौक चौराहों पर स्कूटी खड़ी करने पर लगने वाले जाम को लेकर पुलिस को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से यात्रा अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान चिन्हित कर उनकी यात्रा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग 4 धाम यात्रा में सीमित लोगों को आने देने की बात कहते हैं, वो गलत है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा पर आएंगे, उतना सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार होगा। राज्य के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा सरकार को कहा गया है कि ये जो भक्तों की सीमा है, जिसमें सीमित लोग ही शामिल हो सकते हैं शीतकालीन दर्शन के लिए, इस पर क्या सरकार कोई निर्णय ले सकती है भक्तों के लिए, भक्तों के हित में? ये ऐसा पहला बात नहीं है जब किसी ने ये बात कही हो, और सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है, क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो 6 महीने तक यहाँ पर 4 धाम यात्रा चलती है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा शामिल है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं 6 महीने सर्दियों में, तो उस समय जिस चारों जो मंदिर के जो जितने भी देवी देवता हैं, चाहे भगवान बद्री विशाल की बात करें या फिर हम बात करें केदारनाथ बाबा की, तो ये सभी उस स्थान से छोड़कर उनको नीचे, जहां पर बर्फबारी इतनी नहीं होती है कि कपाट बंद करने पड़े, वहां पर लेकर आया जाता है। चाहे हम ओमकारेश्वर मंदिर की बात करें या अन्य की जो है बात करें, वहां पर लाया जाता है। और लगातार इस बात की चर्चा होती रही है। खुद पर्यटन मंत्री भी ये बात कहते रही है कि शीतकाल पर्यटन चलाएंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि आप लोग दर्शन करने के लिए शीतकाल में भी आ सकते हैं। पर अभी तक ऐसा कुछ
देखने के लिए नहीं मिला है। जरूर ये बातें मंत्री संतरी कहते रहते हैं, लेकिन इतना है कि आज तक ये बात कभी भी अभी फिलहाल तो जो है वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। और जब बात करें हम, जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इसी बात को कहा है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी बात रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक जो शीतकाल पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले। तो ये बहुत ही अच्छी है बात है, क्योंकि हम ऊखीमठ की बात करें या फिर हम बात करें अन्य जगह की जहाँ पर रुकते हैं, जितने भी चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जितने भी पश्चिम है उन्हें रखा जाता है, तो वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी बात को इन्होंने दोहराया है। पौड़ी जिले में एक तरफ अपराधों की संख्या लगातार इजाफा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले का पुलिस विभाग भी इन दिनों अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। ये हाल तब है जब जिले की सीमा उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पौड़ी जिले में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी के चलते पुलिस विभाग की सरदर्दी बढ़ रही है। जिले में पुलिस उपाधीक्षक के 4 पद, लेकिन पुलिस उपाधीक्षकों के हाल ही में हुए ट्रांसफर के कारण जिले में अब सिर्फ एक पुलिस उपाधीक्षक है, वो भी फिलहाल मातृत्व अवकाश पर हैं। ऐसे में पूरा जिला बगैर सीओ के ही चल रहा है। इसके अलावा जिले में इंस्पेक्टर के 4, एसआई के 17, एसएसआई और कांस्टेबल के 189 पद रिक्त हैं, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है। जिले में कई दफा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है, जिससे संभाल पाना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। अब जबकि जिले की सीमा उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य से भी जुड़ी हुई है, ऐसे में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का टोटा कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। पूरे जिले में अब भी 50 से अधिक आपराधिक केस पेंडिंग है। वहीं पुलिस बल की भारी कमी से सेवारत कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपराधिक मामले बढ़ने से जनता भी बदहाल और परेशान दिख रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपादित कराने के लिए क्रीड़ा मैदान अगस्त्यमुनि में उपचुनाव ड्यूटी में नियुक्त होने वाले समस्त सुरक्षा कार्मिकों की पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने ब्रीफिंग की। मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग जीएस खाती ने पुलिस बल को संबोधित करते हुए बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव हेतु हम सभी वर्तमान समय में भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर है। ऐसे में हमें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करना है। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी 7 केदारनाथ विधानसभा उपजिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला ने उपस्थित पुलिस बल का स्वागत करते हुए बताया कि आप में से अधिकांश ने इस प्रकार की ड्यूटियां पहले भी की हैं, परंतु इस बार विशेष परिस्थितियों में उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करना है। वोटिंग हेतु आने वाली जनता के साथ मधुर व्यवहार करने तथा मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर से भूख हड़ताल के समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना भी देंगे। उन्होंने सरकार से भूमि कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भूमि कानून की धारा 2 को हटाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू कानून लागू किया जाए। इसके अलावा नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। पिथौरागढ़ सेना भर्ती से लौट रहे मध्य प्रदेश के युवाओं से भरा इको वाहन अनियंत्रित होकर लोहा घाट के शिवालय पुल से लोहावती नदी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम, फायर टीम, नगरपालिका कर्मी व स्थानीय युवा तुरंत घटनास्थल में पहुंचे तथा नदी में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला।
तथा 108 के जरिए चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा गया। तहसीलदार नेगी ने बताया कि सभी 9 घायलों का रेस्क्यू किया गया है तथा सभी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय चंपावत भेज दिया गया है। वहीं घायलों की जान बचाने में स्थानीय युवा अजय ठेक, नगर पालिका कर्मी सुमित गढ़कोठी की भूमिका सराहनीय रही। दोनों युवाओं ने जान की परवाह न करते हुए फायर टीम के साथ घायलों का रेस्क्यू किया। बचाव अभियान में नगर पालिका ईओ सौरभ नेगी, प्रमोद मेहर, राजस्व उप निरीक्षक नीरज कुमार, 112 कर्मी एएसआई गोपाल सनवाल, ललित रावल, चीता कर्मी सुनील कुमार, संजय जोशी आदि मौजूद रहे। राहत बचाव कार्य में लोहा घाट फायर कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। वहीं वाहन चालक पिथौरागढ़ का निवासी है और सभी 8 घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। रुद्रपुर के मारूफ ने अपनी एक्टिंग और सिंगिंग प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मारूफ ने अपने सफर की शुरुआत 2017 में देहरादून से की थी, जहां उन्होंने एक्टिंग और गाने की तैयारी शुरू की। उनका पहला गाना काली थार लॉन्च हुआ, जिसके बाद हाल ही में 16 पर्चे गाने का रिलीज हुआ। मारूफ ने कई मूवीज में एक्टिंग भी की है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है। मारूफ का कहना है कि अब उत्तराखंड के युवाओं को गाने और एक्टिंग के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। वे रुद्रपुर में बैठकर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और कर सकते हैं। मारूफ की उपलब्धियों से उत्तराखंड के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खासा प्रोत्साहित भी होंगे। अब खबर बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। कुशीनगर महोत्सव के 11 सत्र के आयोजन को लेकर किसान पीजी कॉलेज सेवरही परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महोत्सव की रूपरेखा एवं तैयारियों को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय राय के बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार यह आयोजन 10 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर को समापन होगा। इस दौरान किसान मेला, नंदी पूजा और गंगा आरती, राज्य स्तरीय वॉलीबॉल और कुश्ती, मिनी मैराथन और तैराकी प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में राजू राय, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, अरविंद राय, संजीव सिंह, रवि भूषण सिंह, अनूप राय, रजनीश राय, बिट्ट राय, संजय सिंह, अमित राय, शैलेंद्र कुमार तिवारी, आदित्य राय, पंकज राय, अनुभव कृष्णा राय, मोनू सिंह, सुरेंद्र राय, कुश मद्देशिया आदि ने अपने विचार प्रकट किए। सभी ने एक सुर में महोत्सव को सफल बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी प्रण लिया। गंडक और गरीबी के पर्याय इस इलाके में कुशीनगर महोत्सव ने सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यहाँ के लोगों को समृद्ध किया है और यह आयोजन है बहुत काबिल तारीफ है और इस इलाके के लिए प्रेरणा के रूप में हम लोगों के अग्रज आदरणीय विनय राय जी इस आयोजन को कराते हैं और इससे हमारी निश्चित रूप से यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ ऊंचाइयों पर पहुँचेंगी। का महोत्सव, कुशीनगर महोत्सव, ये बहुत व्यापक स्तर पे आगे बढ़ चुका है। इसकी शुरुआत कुशीनगर से हुई थी और आज ये 11वें साल में फिर से 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का आयोजन है और इसमें खेल, सांस्कृतिक और अन्य किसानों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, युवाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, तरह तरह के कार्यक्रम करके समाज में जो कलाकृतियाँ, चाहे जो एक जो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, जिसमें युवा अपनी रुचि रखते थे और कहीं ना कहीं वो दब गए थे, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इस माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से आदरणीय विनय राय जी इसके प्रेरणा स्रोत के तहत युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और अपना नाम और पहचान आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये सर्वप्रथम तो मैं इसके आयोजक श्री विनय राय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पिछड़े इलाके में यह कार्यक्रम अनवरत 11 साल से शुरू कराया, जिसमें उसको भरपूर सामाजिक सहयोग भी प्राप्त होता है, राजनीतिक सहयोग भी मिलता है, सरकार के भी द्वारा उन्हें सहयोग प्राप्त होता है और निश्चित तौर पर इस इलाके के
पिछड़े क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने की और उससे कुछ सीख लेने की भी मतलब लाभ मिलता है उसका। और रही बात की कार्यक्रम इस साल भी हो रहा है, इसका स्वरूप थोड़ा इन्होंने इस बार बदला है। ये पहले तो कुशीनगर महोत्सव के नाम से होता था, लेकिन अब तो पूर्वांचल महोत्सव के रूप में वो थोड़ा उसका विस्तार इन्होंने किया है। लेकिन इस बार यह सौभाग्य हमारे महाविद्यालय परिसर को प्राप्त हुआ है इनके सहयोग से। और उन्होंने कहा कि नहीं, महाविद्यालय में 10 से 15 तक ये कार्यक्रम संचालित होंगे और इसमें फुटबॉल मैच, कुश्ती और रात को शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रूपरेखा इन्होंने तय की है, जिसमें भारत स्तर के बड़े बड़े नामी गिनामी कलाकार भी आएंगे। और इस तरह के कार्यक्रम कराने के लिए और इस क्षेत्र के युवाओं का और सभी सम्मानित लोगों के उत्साहवर्धन के लिए भाई विनय राय जी विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, विगत वर्षों से कुशीनगर महोत्सव पूर्वांचल महोत्सव के रूप में पूरे क्षेत्र में विख्यात है। इस बार यह कार्यक्रम विशेष रूप से, क्योंकि तुरपट्टी में हम लोगों ने सूर्य जलाभिषेक किया, उसके बाद सेवरही के क्षेत्रों में इधर के जनमानस में काफ़ी डिमांड थी कि यहाँ कराया जाए, और उसको देखते हुए फतेह बहादुर जी के स्मृति में इस बार का महोत्सव हम लोग समर्पित कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में 10 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक निरंतर क्या क्या मुख्य बिंदु पर चर्चा हुआ है? आज चूँकि यह महोत्सव 11 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, श्री विनय राय जी के नेतृत्व में कुशीनगर महोत्सव इस बार 12वां साल में प्रवेश कर रहा है, जिसका 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक यह महोत्सव चलेगा। तमकुही राज में किसान डिग्री कॉलेज में 12, 13, 14, 15 इस डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम होगा, जहां उसी के संबंध में आज बैठक आहूत की गई है किसान पीजी कॉलेज सेवरही में, जिसमें महोत्सव समिति से जुड़े सभी सम्मानित सदस्य और पदाधिकारीगण यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और 10 से 15 दिसंबर तक के कार्यक्रमों की तैयारी के लिए यहाँ विचार विमर्श किया गया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।